जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल STC स्किल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। उत्सर्जन, जिसे हम अंग्रेजी में इमेशन भी कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में जमा अपशिष्ट पदार्थ को समय समय पर शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यानी देखिए, जब हमारे शरीर में कई तरह के अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, जैसे पसीना, ठीक है, पेशाब, लेटरिन, ये सभी क्या हैं? अपशिष्ट पदार्थ हैं। इन्हें समय समय पर शरीर से बाहर निकाला जाता है। बस इसी को निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, उत्सर्जी अंग। तो जिस अंग द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है उस क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है। यानी उत्सर्जी अंग द्वारा क्या करते हैं हम लोग? अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। देखिए इस तरह से उत्सर्जी अंग है। देखिए ये जो है ना पूरा बॉडी में इसमें उत्सर्जी अंग दिखाई दे रहा है। अगला है उत्सर्जी पदार्थ। तो जिस पदार्थ को उत्सर्जी अंग द्वारा उत्सर्जित किया जाता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। मतलब जिसको, जैसे पसीना हो गया, सीबम हो गया, या तो पेशाब हो गया, या बाथरूम है ना, अपशिष्ट पदार्थ, ये सभी क्या हो जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं? शरीर से बाहर करते रहते हैं। आगे देखिए, कुछ उत्सर्जी अंग के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि देखिए कौन कौन से उत्सर्जी अंग है और क्या क्या चीज़ का उत्सर्जित करता है। जैसे देखिए, पहला जो है उत्सर्जी अंग त्वचा, जिसे हम स्किन कहते हैं, जिसे हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में चमड़ी भी कहते हैं। तो स्किन ये क्या करता है? पसीना को उत्सर्जित करता है। ये सीबम को उत्सर्जित करता है, सीबम है न, सीबम को उत्सर्जित करता है। और ये नमक को उत्सर्जित करता है। कौन? त्वचा। जैसे देखिए, ये भाई साहब को ये जो शरीर पर दिख रहा है ये पसीना उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है। यानी इनके द्वारा पसीना उत्सर्जित किया जा रहा है। और जबकि इनके देखिए नाक पर जो यानी कि पसीने की तरह दिख रहा है, ये क्या है? सीबम है। आप भी जब सुबह सुबह सोकर उठिएगा तो देखिएगा आपके नाक पर जो है पसीना की तरह पानी निकल आया है। उस पानी को जब आप टच करके देखिएगा तो वो चिपचिपा जैसा लगेगा, यानी उसी को सीबम कहते हैं। जबकि नमक जो है पसीने के साथ साथ निकलता है, तो पसीना का स्वाद देखिएगा, कभी अगर मुंह में चला जाता है तो वो नमकीन सा लगता है। तो यानी नमक जो है पसीने के साथ ही शरीर से बाहर निकलती है। तो किसके द्वारा निकलती है? त्वचा के द्वारा। अगला देखिए, फेफड़ा है ना। फेफड़ा देखिए किसका उत्सर्जित करता है? किसको? तो फेफड़ा जो है इसे लंग्स इफेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है, वाष्प को उत्सर्जित करता है और बलगम को। देखिए, जब हम चूँकि श्वास लेते हैं शरीर के अंदर जाता है तो श्वास ऑक्सीजन शरीर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं। और वो ऑक्सीजन जब शरीर के द्वारा खर्च कर दिया जाता है कोशिकाओं के द्वारा, तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और फिर वो फेफड़ा में आती है और फेफड़े से क्या होती है? शरीर के बाहर चली जाती है। तो यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित किया। फिर देखिए वाष्प को। तो ठंडी के दिनों में क्या होता है कि जब हम लोग बोलते हैं, ठंडी ज़्यादा पड़ता है, बोलते समय, खाते समय कुछ है ना, तो क्या होता है? मुंह से वाष्प निकलता है जो कि धुआं के रूप में दिखाई देता है। तो धुआं नहीं रहता है बल्कि वो वाष्प है। और ये मत सोचिए कि सिर्फ वाष्प ठंडी में ही निकलती है। वाष्प जो है गर्मी के मौसम में भी निकलती है, लेकिन पता हम लोग को इसीलिए नहीं चल पाता है क्योंकि गर्मी का तापमान जो है उस समय हमारे द्वारा निकाले गए शरीर के वाष्प के तापमान से कई गुना अधिक होता है ना। इसीलिए गर्मी में पता नहीं चलता है, ठीक है। वाष्प हो गया, बलगम। देखिए, जब आदमी बीमार पड़ जाता है, जिसको जैसे बचपन में देखिए सर्दी खांसी होता है और जिसे हम निमोनिया कहते हैं, अब बड़े हो जाने के बाद जिसे कहते हैं हफ्सी। तो जब किसी व्यक्ति को हफ्सी होता है तो उसके शरीर के जो फेफड़ा होता है उसमें बलगम जम जाता है, ठीक है। और वही बलगम को जो इसमें बलगम जमे हुए बलगम को जब शरीर से बाहर निकाला जाता है तो जब वो नाक के माध्यम से निकलता है तो उसे हम नेट कहते हैं। और जब हमारे मुंह के माध्यम से वो बलगम निकलता है तो उसे हम खखार कहते हैं।
तो निकलता तो ही बलगम है, लेकिन ये रास्ते के अलग अलग जगह से निकलने के कारण जो इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो फेफड़ा किसको किसको निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, वाष्प को और बलगम को। ठीक है, आगे देखिए बड़ी आंत। अब बड़ी आंत क्या करता है? ये अपचा भोजन को, जिसे हम काइल भी कहते हैं, उसे शरीर से बाहर निकालता है। यानी अपचा वैसे भोजन जो पचता नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं, जब ये इसमें इसे आमाशय कहते हैं, यहाँ से जब भोजन निकलता है तो छोटी आंत से होते हुए फिर बड़ी आंत में आ जाती है, बड़ी आंत से होकर के फिर गुर्दा से बाहर निकल जाता है ना। यानी कि वैसे भोजन जो पाचन के बाद नहीं पच पाया हो, बेकार हो जाता है, तो उसे ही अपचा भोजन कहते हैं। उसे काइल भी कहा जाता है। ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है समय समय पर। ठीक है, अगला देखिए यकृत। यकृत किसे कहते हैं? तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ठीक है, यकृत जो है वो किसको परिवर्तित करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, यहाँ पर फिगर गलत लग गया है, इसको दूसरा लगाना था। तो और जब ये परिवर्तन करता है, और देखिए अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके वृक्क में भेज देता है। ठीक है, अगला आता है वृक्क का। तो देखिए वृक्क को अंग्रेजी में किडनी भी कहते हैं। ये क्या करता है? यूरिया को पेशाब का, उस यूरिया का मतलब देखिए हमारे शरीर में यूरिन पाया जाता है, और यूरिन को जो है यूरिया में बदल देता है। ठीक है, और ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं, यह सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है शरीर में बनने वाले ज़्यादातर अवशिष्ट पदार्थ को ये अपने आप जमा करता है और समय समय पर इसे शरीर से बाहर निकालते रहता है। ठीक है, इसलिए इसे मुख्य उत्सर्जी अंग कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला आता है किडनी। ठीक है, यानी किडनी के बारे में विशेषता देखिए क्या क्या करता है। तो यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि किडनी क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, आगे यह रक्त को छानता है, यानी छानना होगा, यानी रक्त को ये क्या करता है? छानता है। कौन? किडनी। ठीक है, ये गलत लिखा गया। जबकि रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। याद रखिएगा कि कोई पूछेगा कि बताइए रक्त को छानने का मतलब, जो रक्त में पाया गया अवशिष्ट पदार्थ है उसे छान करके रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो ये कौन करता है? किडनी, यानी जिसे वृक्क कहते हैं। जबकि रक्त को में जब ऑक्सीजन का मिलाने का काम कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। ठीक है, यानी शुद्धिकरण कौन करता है? तो ये फेफड़ा करता है। ठीक है, आगे यह पेशाब का निर्माण करता है। पेशाब का निर्माण कौन करता है? किडनी, जिसे वृक्क या गुर्दा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे यह अम्ल और क्षार के पीएच मान को कंट्रोल करता है। यानी हमारे शरीर में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे घटा कर उसमें क्षार की मात्रा मिला करके उसके कम कर दिया जाता है। और अगर कहीं क्षार की मात्रा कम जाती है, बढ़ जाती है, तो उसे में अम्ल मिला करके उसकी मात्रा को नियंत्रण कर देता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, यानी कि अम्ल के और क्षार के पीएच मान को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो किडनी काम करता है। देखिए ऐसा होता है किडनी, यानी ये किडनी का थी है। यहाँ पर देखिए किडनी पाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये किडनी है। ठीक है, यहाँ से पेशाब का रहते शरीर से बाहर निकल आ जाता है। किसको? शरीर में बनने वाले यूरिन को, यूरिया को मूत्र के मार्ग से। आगे देखिए यह जहर को निष्क्रिय कर देता है। तो जहर का निष्क्रिय कौन करता है? किडनी करती है। हमारे शरीर में जहर जो होता है अगर किडनी के पास चला गया तो किडनी उसे निष्क्रिय कर देती है, उसके प्रभाव को शून्य कर देता है। किडनी की संख्या 2 होती है। ठीक है, मतलब याद रखिएगा किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है, यानी 140 ग्राम वजन का किडनी होता है। ठीक है, इसके बाहरी झिल्ली, क्या गलत है, इसके बाहरी झिल्ली को पेरिटोनियम कहते हैं। मतलब इसके बाहर, यानी किडनी के बाहर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। और इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। यानी किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स।
इसके आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है, मतलब किडनी के अंदर के भाग को मेडुला कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार को रेनम हाइलम कहा जाता है, यानी कि जिस रास्ते से किडनी में जाकर के जो शरीर में जल यानी कि मूत्र जो जमा होने होते हैं, उस माध्यम को क्या कहा जाता है, उस द्वार को रेनम हाइलम कहा जाता है। ठीक है, रेनम हाइलम द्वारा मूत्र जमा होती है। आगे देखिए, इसमें नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है। किसमें? किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है। ठीक है, तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपने अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक ज़रूर।